ऐसा कहा जाता है कि इंसान को अपने अच्छे और बुरे कर्मों का फल यहीं इसी जन्म में मिलता है, लेकिन कई बार दूसरों के बुरे कर्मों की सजा हमें भुगतनी पड़ती है और ये खास तौर पे तब होता है जब हम किसी और पर बिना सोचे समझे अंधा विश्वास कर लेते हैं। नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर राजेश जाधव क्राइम पेट्रोल दस्तक के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको जिस केस के बारे में बताने जा रहा हूं वो मेरे सामने तब आया था जब मैं ठाणे के मुंब्रा पुलिस स्टेशन में पोस्टेड था। एक सीधी साधी औरत के मर्डर से शुरू हुआ ये केस अपने आप में साजिश और क्रिमिनल एक्टिविटीज की बहुत सारी परतें समेटे हुए था। अरे शालिनी, आओ आओ। आजी की तबीयत कैसी है? ठीक है अभी। अच्छा, आपने डॉक्टर को फोन किया, थैंक यू। क्या तू भी थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है। अरे शालिनी वहीनी सुबह सुबह? हाँ, वहीनी को थैंक यू बोलने आई थी। कल रात वहीनी ने फोन नहीं किया था हॉस्पिटल में, तो आज ही पहुंच नहीं पाती टाइम पे। अभी तबीयत ठीक है ना? ठीक है, चलो वहीनी, इतने ध्यान रखना। संपदा, चलो मैं निकलता हूँ। नाश्ता तो कर लीजिए। नहीं, बहुत लेट हो जाएगा, मैं बाहर कर लूंगा। बाबू, बाबू, अरे प्रवीण, आया ना? लफड़ा है ना, काजी का लड़का है ना, नाके पे कबाब का गाड़ी डाल रहे हैं। चल देखते हैं उसको, समझाते हैं काजी को। प्यार से माना तो ठीक, मैं तो टांगे काट के फेंक दूंगा उसकी मैं। हाँ, अरे तू टेंशन मत ले रे, ये अपना महाराष्ट्र है। ये नाके पे सिर्फ पूरी भाजी और मिसल पाव का गाड़ी लगेगा और बोर्ड पे ऐसा लिखा होगा, स्पॉन्सर्ड बाय अध्यक्ष सुनील पवार करके। लेकिन आप काजी से झगड़ा क्यों करना चाहते हैं? प्यार से भी तू नाच लो लोगों, चल रे गाड़ी काट रे। नहीं मतलब ठीक है, तुम ये लेके आए हो, लेकिन अपने देसी वड़ा पाव का मजा ही अलग है। और ये क्या, ये सॉस क्या लेके आए हो? अरे हिरवी चटनी, हिरवी मिर्ची पाई है ना मोटी मोटी। सर, हेड ऑफिस से फैक्स आया है। देखो, सबको मेरे केबिन में बुला। हेड ऑफिस से ऑर्डर आया है, मुंब्रा में रेड अलर्ट इशू हुआ है। इसके मुताबिक अगले कुछ दिनों में कोई बड़ी क्रिमिनल एक्टिविटी हो सकती है, जिसके लिए भारी तादाद में गैर कानूनी हथियार ठाणे शहर में आने की संभावना है। इसीलिए अगले कुछ दिनों तक अगर कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी, आदमी, औरत दिखे तो तुरंत एक्शन लीजिए। यस सर। चाय भाई पी के हो गया ना? चलो निकलो अब यहाँ से, तुम लोग को इधर रूम नहीं मिल सकता, चलो निकलो। भाईजान, भाईजान हम लोग बहुत मुसीबत में, थोड़ा रहम कीजिए बस कुछ दिनों के लिए। अबे कुछ दिनों के लिए, कुछ घंटे के लिए मैं तुम लोगों को अपने घर में नहीं रखेगा। चलो निकलो। क्या बोल रहे हैं आप? घर आए हुए मेहमानों से ऐसे बात करते हैं क्या? ये मेहमान की बच्ची, इधर मेरे को मालूम नहीं ये लोग कौन है करके। मालूम, इंसान है हमारे जैसे। ये इंसानों के वजह से भाईजान, हम लोग गलत नहीं है, निकाह करके आए। आपको यकीन नहीं तो हम काजी का करारनामा दिखा सकते हैं, तो थोड़ा मदद कीजिए हमारी। आपको जो किराया चाहिए हम दे देंगे। क्या पैसे का लालच दे रहा है तू मेरे को? बोलना। अब जबान दी है मैंने, ये यही रहेंगे। तेरे को मालूम है ना कौन सी पार्टी के लिए काम करता हूं मैं? उन लोग को पता चल गया ना कि मैंने इन लोग को अपने घर में रखा है, सबसे पहले मेरे को फोड़ देंगे वो। अभी के अभी कल्टी करवाई लोगों को। चल रहे जनाब, जनाब, खुदा के लिए हमारी मदद कर दीजिए, बस कुछ दिनों के लिए हमें यहाँ पनाह दे दीजिए। हम आपको ज्यादा परेशान नहीं करेंगे, अल्लाह ताला आपकी हर मुराद पूरी करेंगे, बस हमारी मदद कर दीजिए। हाथ जोड़ने की क्या जरूरत है? चलो ठीक है, दे दिया मैंने कमरा। अब खुश है? शुक्रिया जनाब। लेकिन बहुत ज्यादा खुश नहीं होने का, और घर के बाहर ज्यादा घूमना फिरना नहीं। हाँ,
और जो नमाज दुआ जो पढ़ता है ना वो ऊपर कमरे में पढ़ने का। वो क्या वो मेरे एरिया में थोड़ा सा टेंशन चल रहा है इसलिए बोल रहा हूँ। जी जनाब। शुक्रिया। कमरा देखो ऊपर जा। आइए मैं आपकी मदद कर देती हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। जी खैरियत से पहुंच गए? हाँ रहने को मिल गया। हाँ हम आपको एड्रेस सेंड करते हैं ना, आप अपना बंदा भेज के बक्सा उठा लीजिए। अल्लाह हाफिज। क्या कहा उन्होंने? वो एक नंबर सेंड करते हैं, उसे फोन करेंगे तो बक्सा लेकर जाएगा। ये लो। अरे बस आपा। क्यों, मेरे हाथ का खाना अच्छा नहीं लगा? नहीं नहीं, खाना तो बहुत लजीज है, लेकिन मेरी खुराक जरा कम। वाकई खाना बहुत लजीज है आपका। ये संपदा खाना तो अच्छा बना दिए, लेकिन रोज वेज खा खा के तो बोर हो गया मैं। अगर ये मटन बिरयानी ऐसा कुछ हो जाए तो मजा आएगा। अरे हाँ मुमताज, तुम्हें मटन बिरयानी बनाना आता है क्या? भाईजान मुमताज तो बहुत ही उम्दा बिरयानी बनाती है, आपका पेट भर जाएगा पर नियत नहीं। तो फिर ठीक है, कल का प्लान मुमताज के हाथ की मटन बिरयानी। बेशक। क्या हुआ? फोन नहीं लग रहा? रफीक हम फंस गए हैं। यहाँ माहौल बहुत खराब है, ज्यादा दिन नहीं रुक सकते, सामान देकर निकलना होगा। हाँ पर कैसे? रियाज भाई भी फोन नहीं उठा रहे हैं। तो भाईजान को फोन करो ना। 1000 बार कर चुके हैं, वो भी फोन नहीं उठा रहे। समझ नहीं आ रहा क्या करें। ये बक्सा तो जान की मुसीबत बन गया। मैंने कहा था इनसे काजी से झगड़ा मत करना। काजी तेरे को प्यार से समझाया था मैंने, ये कबाब का गाड़ी बिरयानी का गाड़ी इधर नहीं डालने का। तो ये बात तेरे दिमाग में घुसता नहीं क्या? अरे हमको भी धंधा करने का है ना, कहाँ जाके देगा? जब मैं बोल रहा हूँ तो बीच में नहीं बोलने का। अरे क्या बहुत चर्बी चढ़ी है तेरे को? हाँ सिर्फ तू ही नहीं, तेरे साथ जो भी है ना सबका खीमा बना के इधर ही बेचेगा मैं। और तेरे को गाड़ी डालने का ही है ना तो उधर जाना, क्योंकि जब तक मैं इधर है ना यहाँ पर ये गाड़ी नहीं लगेगा, मैं बता रहा हूँ। चल तोड़ रहे उठा के बैठ। अरे वो गाड़ी भेज दो उधर। ये लोग क्या कर रहे हैं देखो, देखो ये क्या कर दिया। एक मिनट सुनील भाऊ, आप एक पार्टी के विभागाध्यक्ष हो और फिर भी आप सड़क पे ऐसे मारपीट कर रहे हो। अरे साहब ये काजी सलाह ये बिना म्युनिसिपैलिटी के परमिशन के अपने एरिया में ये बिरयानी कबाब का गाड़ी डाल रहा है, इसको थोड़ा सा सबक सिखा रहा था मैं बस। एक मिनट, अगर गाड़ी बेकायदा है ना तो आप कंप्लेंट कर सकते हैं, खुद सड़क पे उतर के मारपीट करने की कोई जरूरत नहीं है। वही समझा रहा था साहब मैं उसको, वही आप रुकिए, मैं आपसे बाद में बात करूंगा। सुनील बाबू जरा आप साइड में आइए। गायकवाड़ ये सबको पहले खाली करो उधर से। चला आप इधर आइए। सुनील बाबू ये सब अभी रहने दीजिए, मैं आज आपसे एक मदद मांगने आया हूँ। अरे बोला ना, मैं सबकी मदद करने के लिए बैठा हूँ। काय पर बोला? हेड ऑफिस से हम लोगों के पास एक रेड अलर्ट आया है। मुंब्रा में कोई बड़ी क्रिमिनल एक्टिविटी होने की संभावना है और इसलिए हम सब पर चेकिंग कर ही रहे हैं। लेकिन आप अपने कार्यकर्ताओं से, अपने लोगों से, मोहल्ले वालों से रिक्वेस्ट कीजिए कि प्लीज अलर्ट रहिए और खास तौर पे अगर कोई भी नया किराएदार आता है तो सबसे पहले हमें इन्फॉर्म कीजिए। तो ठीक है, मैं सबको बोलता हूँ। मुझे जैसे पता चलता है ना मैं आपको पर्सनली बोलूंगा। थैंक यू। अरे भाई लोग यहाँ पे तमाशा नहीं चल रहा, चलो निकलो। ये चल जा रहे सुनेगा सब तू। गुस्सा क्या तेरे दिमाग में? मैं क्यों मना कर रहा था इन लोगों को रखने के लिए? चलो अभी निकलते हैं यहाँ से, इससे पहले कोई देख ले। चलो हाँ पा दीजिए, हम कर देते हैं। नहीं मैं कर लूंगी। कोई बात नहीं, हम कर देंगे।
मैं स्कूल जा रही हूँ, आप नाश्ता करके काम। अरे अभी तक तैयार नहीं हुए, आज काम पे नहीं जाना है क्या? अरे वो कल का मटन बिरयानी ना बहुत ज्यादा हो गया, वो थोड़ी पेट में गड़बड़ी हो गई है। देखो अगर ठीक हो जाता है ना तो मैं जाता हूँ। मैं छुट्टी ले लूँ, कोई दवाई ले आऊँ? अरे नहीं 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 नहीं, उतना ज्यादा नहीं है। देखो तुम जाओ, नहीं तो क्या तुम्हें स्कूल में देरी हो जाएगी। जाओ, अपना ध्यान रखिएगा। अरे दर्शन, प्रवीण, अच्छा अपने सारे कार्यकर्ता वो माने शिरवाड़कर साळुंके सब आ रहे हैं ना? सब आ रहे हैं। क्योंकि क्या मुझे इसमें पार्टी में सबका समर्थन चाहिए, तभी मैं बात को आगे बढ़ा सकता हूँ। हाँ बाबू बरोबर है, लेट होने वाला है। भाऊ ने बोला था टाइम से आने का। भाऊ आपके साला सब मालूस में रागिनी। नमस्ते जीजा जी। नमस्ते, कैसी हो तुम? मैं अच्छी। अच्छा सुन ना, तेरी ताई तेरे को बहुत याद कर रही है। जब तेरे को टाइम मिले तो घर पे आ जाना। ठीक है, कल आती हूँ। ओके ठीक, कल आना। बाय जीजा जी। बाय दादा। क्या रे, अपने जीजा की यहाँ तू काम करेगा, इसका मतलब जब मन में आएगा तब उठ के आएगा तू? हाँ, अरे मैं पगार देता हूँ ना तेरे को, तो टाइम पे आने का, काम करने का। तेरे को मालूम था ना आज पार्टी का मीटिंग है करके? वो रागिनी को कॉलेज में थोड़ा काम था इसलिए लेट हो गया था। अरे तो बोल के जाने का ना। चल अब शुरू कर, तो आधे घंटे में मेरे को सब तैयार चाहिए। चल 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 चल। कुत्र्यासारखं वागवता तुम्हाला भाऊजी, कुछ भी बोलते हैं, अचानक भड़क जाते हैं मेरे पे। ऑफिस में सब लोग मजाक उड़ाते हैं मेरा। आप बात करो ना उनके साथ। देख, ये तेरे और उनके बीच की बात है, मुझे बीच में मत डाल। और वैसे भी गलती तेरी है, थोड़ा पढ़ लिख लेता तो ऐसे गालियां नहीं सुननी पड़ती तुझे। एक तो उन्होंने तुझे काम पे रखा, ऊपर से तू उन्हीं की शिकायत कर रहा है। नहीं जम रहा है ना तुझे तो छोड़ दे, कोई और काम ढूंढ। ठीक है, समझ रहा हूं मैं, सब पति है ना आपके, वो कुछ भी हो जाए आप उनकी साइड लोगी। पर याद रखना ताई, जिस दिन मेरी सटक गई ना, बहुत भारी पड़ेगा आपको। अरे रागिनी, ये दीदी का है? दीदी अरे रागिनी तू लेट हो गई, तेरी ताई तो निकल गई स्कूल के लिए। दीदी चली गई? हाँ, मैंने मस्त आप दोनों के लिए पोहा बनाया। अब दीदी तो चली गई, आप खा के देखो कैसा है। तूने बनाया तो अच्छा ही होगा ना। देखो मैं चम्मच लाती वाह वाह वाह। हूँ। मैं अपने हाथों से खिलाती हूँ। अच्छा खिला। कैसा है? दीदी जितना अच्छा नहीं है ना? अरे नहीं, कमाल, बहुत मस्त बना। तूने जो ड्रेस मंगाया था ना, बोला था ना? वो ड्रेस? हाँ, मैं लेके आया, अंदर रखा है, जा। आप पोहा खाओ, मैं देख के आती हूँ। अरे तेरे जीजा को क्या समझाया तूने? और रखा है जीजा जी ने ड्रेस। अरे रागिनी कहाँ देख रही है तू? वहां नहीं है। कहाँ है ड्रेस जीजा जी? मैं देता हूँ। ये देख। वाह, कितना ब्यूटीफुल ड्रेस है ना जीजा जी। पसंद है? बहुत अच्छा है। मैं अभी ट्राई करूँ? अभी? हाँ। अच्छा थोड़ा जल्दी करना क्योंकि मुझे अर्जेंट काम है। ठीक है। कर ले, घूमा। ये लोग तो फोन ही नहीं उठा रहे, अब क्या करें इस बक्से का? यहीं छोड़ के भाग जाते। क्या नाम है आपकी बेटी का? कब से लापता है? संपदा पवार नाव आहे साहेब तिचं। 2 दिन से मेरी बेटी गायब है साहब, उसके पति को भी नहीं मालूम वो कहाँ गई। मतलब शादीशुदा है? तो कंप्लेंट लिखवाने के लिए उसका पति क्यों नहीं आया? आप लोग क्यों आए? क्या नाम है उसके पति का? क्या करता है? सुनील पवार नाम है साहब, अध्यक्ष है ये एरिया का वो। सुनील पवार? सुनील बाबू? हाँ। अरे उनको तो जानता हूं मैं। तो सुनील बाबू की पत्नी 2 दिन से गायब है और सुनील बाबू ने कंप्लेंट नहीं की? सर एक्चुअली ताई ना एक स्कूल में पढ़ाती है और 17 तारीख को वो स्कूल की तरफ से लोनावला पिकनिक ही गई थी, पर दीदी को तो कल आ जाना चाहिए था।
और जब वो नहीं आई और मेरा फोन भी नहीं उठाया तो मैंने जीजा जी को फोन किया और उन्होंने बताया कि दीदी तो आई नहीं है वापस। और जब अगले सुबह मैंने फिर से कॉल किया तो जीजा जी को और टेंशन हो गई, तो वो उसे ढूंढने लोनावला गए, शायद इसलिए ही नहीं आया। आप लोगों ने स्कूल में फोन किया? हाँ, सबसे पहले मैंने स्कूल में ही फोन किया था साहब, लेकिन वो लोग बोले कि तुम्हारी बेटी पिकनिक पे गई नहीं, और जो लोग पिकनिक पे गए थे वो एक दिन पहले ही आ गए साहब। ठीक है, आप एक काम कीजिए, संपदा के फोटोग्राफ्स और डिटेल्स यहाँ गायकवाड़ के पास दे दीजिए। हम जल्द से जल्द उन्हें ढूंढने की कोशिश करेंगे। जी साहब, मेहरबानी होगी। थैंक यू सर। संपदा की तलाश करने के लिए हमने उसके स्कूल, घर से लेकर स्कूल तक के सभी रास्ते और आस पड़ोस में सबसे पूछताछ की, सिवाय इस जानकारी के कि 17 जनवरी को संपदा अपने स्कूल में पहुंची ही नहीं। हमारे हाथ कुछ नहीं लगा। संपदा एक बहुत ही सीधी सादी, सबको मदद करने वाली नेक दिल औरत थी जिसका कोई दुश्मन नहीं था। ऐसी औरत इतने सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस में अचानक गायब हो जाती है, क्यों और कैसे? सोच सोच के दिमाग का दही हो गया है। पता नहीं वो संपदा किधर चली गई। आपको पता है कितना टेंशन है मेरे को। सुनील बाबू, आपके फैमिली में आप दोनों के अलावा और कौन कौन है? फैमिली के नाम पे तो मेरे घर में सिर्फ मैं और संपदा है, बाकी एक भाड़ोतरी था, नई नई शादी करके आए थे। मुझे लगता है उनको रूम भाड़े पे देके बहुत बड़ा गलती किया है। आपने रूम भाड़े पे दिया था? किसको? क्या नाम था उनका? रफीक और मुमताज बेग नाम था। क्या? सुनील बाबू, मैंने आपसे पर्सनली मिलकर आपको हेड ऑफिस से जो रेड अलर्ट आया था उसके बारे में बताया था। मैंने नहीं रखा उनको, वो संपदा को उन दोनों ने पटाया। संपदा मानी नहीं, मैं क्या करता फिर? देना पड़ा मुझे, लेकिन वो बहुत दिनों तक रहे नहीं थे, वो बहुत जल्दी चले गए थे। आप एक पॉलिटिकल पार्टी के विभागाध्यक्ष हैं, आप इतनी बात समझते नहीं? वो लोग अगर क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होंगे तो वैसे ही एक जगह पर बहुत दिन रुकेंगे नहीं। कब गए वो लोग? वो 17 तारीख को, तो संपदा वो पिकनिक के लिए चले गई थे ना तब। और कहाँ गए? वो मैंने पूछा नहीं। अच्छा, आपने उनके बारे में कुछ सस्पिशियस, कुछ ऐसा नोटिस किया? ऐसा कुछ खास नहीं है, तो वो दोनों हमेशा अपने कमरे में रहते थे। लेकिन वो जो रफीक था ना, वो थोड़ा सा अजीब था। दोनों के पास एक बक्सा था और रफीक उस बक्से से कभी दूर नहीं हटता था। मालूम नहीं था उस बक्से में क्या था। अच्छा, आपके पास उनका आईडी होगा, हाँ, कुछ एड्रेस प्रूफ होगा, कुछ तो होगा, फोन नंबर होगा, गायकवाड़ के पास दे दीजिए। वो तो नहीं लिया मैंने, मतलब संपदा ने लिया होगा तो मुझे नहीं पता। हाँ, लेकिन वो रफीक के पास एक मोबाइल था, उसके नंबर लेने की कभी जरूरत नहीं पड़ी मुझे। अब लगता है वो सारे डिटेल्स लेने चाहिए थे। अब लगता है आप लोगों की वजह से ही हमारे देश में सिक्योरिटी लैप्सेस होते हैं। उनको आपके पास लेके कौन आया था? कोई लेके नहीं आया था। वो दोनों संपदा को कहाँ रास्ते में मिले थे। ये अभी अभी शादी करके आए हैं, सर पर छत चाहिए और येडी सीधा घर पे लेके आई वो। उनकी शक्ल पहचान पाएंगे आप? याद है? स्केच बनवा सकते हैं? हाँ। सर, रफीक और मुमताज के स्केच बन गए। ग्रेट। फौरन ये स्केचेस आसपास के पुलिस स्टेशन और हमारे खबरियों को भिजवा दो। हमें किसी भी हालत में इन्हें पकड़ना होगा, इससे पहले कि ये किसी आपराधिक घटना को अंजाम दे दें। सर, सर सुनील पवार के कॉल रिकॉर्ड्स क्लियर है। उसके लोकेशन रिकॉर्ड के मुताबिक वो लोनावाला गया था, शायद संपदा को ढूंढने के लिए। लेकिन संपदा के कॉल रिकॉर्ड्स एज एक्सपेक्टेड नहीं है। संपदा का फोन संपदा के गायब होने के 2 दिन बाद तक, मतलब कल शाम तक एक्टिव था, लेकिन उसकी लोकेशन लोनावाला की नहीं थी, यही मुमरा की थी। और उसका फोन इस दौरान कई बार स्विच ऑन और स्विच ऑफ हुआ। हर बार स्विच ऑन हुआ सिर्फ फोटोज रागिनी को भेजने के लिए। सर, मुझे लगता है कोई हमें मिसलीड करने की कोशिश कर रहा है। अब ये कंफर्म हो गया गायकवाड़ कि संपदा कभी लोनावाला गई नहीं थी, वो यहीं पर थी। और सर, सबसे इंपॉर्टेंट बात, संपदा के फोन से आखिरी कॉल किया गया था 100 पे। ये कॉल 5 सेकंड के लिए चला, जिसके बाद कट हो गया, और इसके बाद संपदा ने वापस कॉल नहीं किया। संपदा और ये कपल एक साथ गायब हुए। हो सकता है इस कपल ने संपदा को किडनैप किया हो।
उनसे बचने के लिए जब वो 100 डायल कर रही होगी तब इन लोगों ने संपदा को पकड़ लिया और फोन कट कर दिया, और फिर किसी को शक ना हो इसलिए रागिनी को लोनावाला के पिक्चर्स भेजते हैं। इस सुनील भाऊ ने हमें इस कपल के बारे में ना बताकर बहुत बड़ी गलती की है। एक काम करो, 17 जनवरी को संपदा गायब हुई। उस दिन सुनील भाऊ के घर के आसपास जितने भी फोन्स एक्टिवेटेड थे उन सब के बारे में बता दो। सर हम उमरा पुलिस स्टेशन इंस्पेक्टर जादव बोलते हैं। ठीक से देखो कुछ मिलता है क्या? मांगे वा चलो। सर ये संपदा पावर है, सर पे बहुत बुरी तरह से चोट लगी है। लाश को पहली बार किसने देखा था? सर जबरदस्त मिटा घर है, वहाँ के कुछ लोगों ने सबसे पहले बॉडी देखी है। सर आपने जो फोटो भेजी थी उससे हमने मैच किया और आपको इन्फॉर्म किया। ये सर पे जो घाव हुआ इसकी वजह से मौत हुई? नहीं सर, सर है बता, 2 गोलियां पेट में मारी गई है, शायद इससे हुआ। आसपास कुछ मर्डर वेपन, इसका मोबाइल, आई कार्ड कुछ भी मिला? नहीं सर, हमने काफी ढूंढने की कोशिश की लेकिन कुछ नहीं मिला। रिकॉर्ड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और इसके परिवार वालों को इन्फॉर्म करो, कह दो कि शिनाख्त के लिए आ जाए। सर आम्ही गुन्हा नोंदवून घेतलाय, ठीक है, ओके। सर संपदा की बॉडी से जो गोलियां मिली थी, बैलिस्टिक रिपोर्ट के मुताबिक वो यूएस मेड बेरेटा गन से चलाई गई और संपदा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक पहले उसके सर पे वार किया गया था, जिसके बाद उसे 2 गोलियां मारी गई जिस वजह से उसकी मौत हो गई। मुंब्रा में यूएस मेड बैरेटा गन, और वो भी एक स्कूल टीचर को मारने के लिए। गायकवाड़ ये काम जरूर उस कपल का ही है। सर 17 जनवरी को सुनील के घर के आसपास जितने नंबर एक्टिव थे उसमें से एक नंबर संदिग्ध है जिससे कई सारे इंटरनेशनल कॉल किए गए हैं। और सर ये जो दूसरा नंबर है ये तरोजा का नंबर है, इस नंबर से तरोजा के नंबर पर भी कई बार कॉल किए गए। सर लास्ट कॉल कल का है। एक काम करो, ये दोनों नंबर्स मॉनिटर करो और गायकवाड़ इनकी मोबाइल लोकेशन मुझे चाहिए इमीडिएटली। सर इसमें 2 गोलियां कम है। कहाँ गई? हमें नहीं पता दिया भाई, हमने तो इन्हें छुआ भी नहीं, हमें तो चलानी भी नहीं आती। हमारा काम इस बक्से को आपके हवाले करना था, हमने कर दिया। अब हम चलते हैं, अल्लाह हाफिज। अरे ऐसे कैसे चलते हैं हम? कहाँ चलते हैं? जिस मिशन का आगाज किया है उसे अंजाम भी तो तुम्हें देना होगा ना। मतलब साहब सुनील भाऊ का और काजी का बहुत टेंशन चलता था, बहुत लफड़े भी हुए थे। पता नहीं साहब, वो भिवंडी क्यों चली गई हमें मालूम नहीं साहब। संपदा समाज सेना की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहा करती थी? नहीं सर, ताई ये सबसे दूर ही रहा करती थी। ठीक है, तुम उस पर नजर रखो और अपडेट करते रहो। सर खबर पक्की है, तलोजा का नंबर रियाज पारकर का है, जो नाम की तो दुकान चलाता है, लेकिन दुकान के पीछे उसका गोडाउन है जहां से वो इलीगल एक्टिविटीज करता है। रियाज जी रफीक और मुमताज कहाँ हैं? कौन रफीक और मुमताज? गायकवाड़ रफीक और मुमताज को मैं इस्तेमाल कर रहा था। साहब इधर के लोकल गैंग को बड़ी तादाद में असला चाहिए था, मैंने उसी काम में लगा दिया था। उन दोनों का हुलिया बता, हुलिया बता उनका। उनका मोबाइल में गुड्डे मोबाइल क्यों नहीं? चल बोल, दिखा दिखा दिखा।
ये दोनों ये दोनों आप कहाँ हैं बता। पता नहीं, कल पता नहीं कहाँ चले गए, और साथ में वो बॉक्स भी ले गए। बॉक्स ले गए? क्या था उस बॉक्स में? बैरेट गन्स, मेरा पार्सल था, और ब्रांड न्यू गन्स थी, लेकिन उनमें एक गन में दो गोली नहीं थी, गायब थी। करड़े, अर्जुन किलो भर मिर्चा गया और सब के सब इसके मुंह में ठूसता हूं। जो मैं कह रहा था वही सच है। संपदा को इनकी असलियत पता चल गई और इसीलिए ये कपल उसको मारकर भाग गया। सर उनका भागना समझ में आता है, लेकिन संपदा की बॉडी को वहां भिवंडी में डिस्पोज करना समझ में नहीं आ रहा। होगा, इसका भी कोई ना कोई रीजन होगा। और ये रियाज जो हमसे कह रहा है कि ये कपल भाग गया है, ये झूठ है। इस रियाज ने ही जरूर इनको किसी मिशन पर भेजा है और हमें उस मिशन के बारे में पता लगाकर जल्द से जल्द उन्हें रोकना होगा। हमारे पास वक्त बहुत कम है। सर, वो सुलेमान काजी को लेकर आए। एक नंबर का मक्कार इंसान है वो सुनील। मोहल्ले में हमारा जीना हराम कर रखा है उसने, हमारा धंधा बंद करवा दिया। हर रोज एक नई मुसीबत खड़ी कर रहता है वो हमारे लिए। और इसलिए तुमने उसकी बीवी को मार दिया। अल्लाह माफ करे, मैं क्यों मारूंगा उसकी बीवी को? मुझे तो लगता है कि सुनील ने खुद अपने हाथों से अपनी बीवी का कत्ल किया है, वो भी उसकी साली के चक्कर में। आपको शायद पता नहीं साहब, सुनील और उसकी साली रागिनी का प्यार परवान चढ़ रहा है। तोहफे देना, तफरी करना, घूमना फिरना तो आम बात हो गई है उन लोगों के लिए। और तुझे कैसे पता कि सुनील का उसकी साली के साथ चक्कर चल रहा है? इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते साहब। कितनी बार सुनील ने हमारे भतीजे की दुकान से कीमती तोहफे खरीदवा कर दिए हैं रागिनी को। चेक करो। सुनिए, ये सुनील बाबू के घर पे ताला लगा है। कहाँ गए हैं, कब आएंगे, कुछ पता है? भाऊ तो कल से ही नहीं दिखे, कल से ही घर में ताला लगा हुआ है। हाँ बोलो। सर, बॉडी के पास पर्स और मोबाइल मिला है। देखो तो सुनील पवार, फोन दिखाओ। फोन को बुरी तरह डैमेज करने की कोशिश की गई। स्विच ऑन भी नहीं होता। और सर, पीठ के ऊपर एक वार भी किया है। और सीने पे तो इतने बार किए हैं कि लगता है मारते वक्त किसी ने अपना पूरा गुस्सा इस पर निकाला है। एक काम करो, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और वो मोबाइल लैब भेजो। सर, पीएम रिपोर्ट के मुताबिक सुनील पवार का मर्डर 22 जनवरी को दोपहर 2 से 4 के बीच में हुआ है। और सबसे खास बात यह है गायकवाड़ कि सुनील के बॉडी पर 8 से 9 इंच के चाकू से कम 20 बार वार किए गए हैं। 20 बार मतलब जिसने भी सुनील बाबू का मर्डर किया है उसने बहुत ही गुस्से और नफरत में उसका मर्डर किया है। और इसीलिए उसका खून होने के बाद, वो मरने के बाद भी वो मर्डर उस पर लगातार वार करता रहा। सर, रफीक का फोन कुछ मिनट पहले ही मानखुर्द में ऑन हुआ है। फौरन उसकी एग्जैक्ट मोबाइल लोकेशन निकालो, हमें जल्द से जल्द निकलना होगा। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, सामान हम दे देंगे, आप हमारे मतलब की बात कीजिए जी। हम सच कह रहे सर, वो असला हमारा नहीं है। हमें तो बस उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाना था ताकि हमें नई पहचान मिले, बाकी की जिंदगी सुकून से कट सके। रियाज भाई से हमने चोरी इसलिए की थी क्योंकि हमें पता था कि अगर हम नहीं करेंगे तो वो किसी और को मजबूर करेगा कत्लेआम करने को।
जनाब हम सच कह रहे हैं। वो हथियार तुम्हें एक नई जिंदगी देने वाले थे। मतलब? जनाब हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, पर हमारे घर वाले कास्ट की वजह से हमारे निकाह के खिलाफ थे। इसलिए मेरा दोस्त मुझे असलम के पास ले गया। उन्होंने कहा अगर हम ये बक्सा खैरियत से रियाज भाई के पास मुंबई पहुंचा दे तो हमें नहीं पहचान देगा और हम दोनों को बंगलुरु में नौकरी भी देगा। तुम जानती थी उस बॉक्स में क्या है? नहीं, खुदा कसम, हमें जरा भी अंदाजा नहीं था। और तुम? मुझे इल्म था हमें, मगर हमने मुमताज को इससे अनजान रखा। मैं मुमताज से किसी भी कीमत पे निकाह करना चाहता था, इसलिए हम दोनों बक्सा लेकर मुंबई आए और सुनील पवार के घर पे रेंट पे रहने लगे। मैं दिन रात रियाज पाकर को फोन लगाता ताकि वो बक्सा ले जाए और ये मुसीबत टले। और एक दिन सुनील ने पता कर लिया उस बक्से में क्या है। तुमको मालूम है मैं कौन है? इस पूरे एरिया का अध्यक्ष है मैं। अब तुम दोनों तो गए, पुलिस यहां से तुम्हें कुत्ते की तरह खींच के ले जाएगी, और अध्यक्ष होने के नाते मुझे पुलिस को तो बताना ही पड़ेगा ना भाई। उसके बाद वो मुझे ब्लैकमेल करने लगा। अच्छा तू नीचे बैठा है, पैर पकड़ा है, इसलिए बचाता हूं मैं तुम दोनों को। हाँ? चलो उठ उठ उठ। चलो भाई बाहर बाहर क्यों? तुम दोनों को बचाने के लिए मैं इतना बड़ा रिस्क ले रहा हूं। थोड़ी सी कीमत तुझे क्या, इसको तो चुकाना ही पड़ेगा। मुमताज के साथ जबरदस्ती करने लगा। हमें समझ नहीं आ रहा था क्या करे। हमें संपदा आपा की याद है, उनके पास जाके हमने सब तफसील से बता दिया, पर शर्म नहीं आती उनके बारे में इतना घटिया झूठ बोलते हुए? वो ऐसी गंदी हरकत कभी नहीं कर सकते। उन्होंने जरा यकीन नहीं किया, पर अगले दिन अपनी आंखों से सब देख लिया। वो स्कूल की तरफ से पिकनिक जाने के लिए निकली और 15 मिनट बाद ही वापस आ गई, क्योंकि वो अपना फोन घर पर ही भूल गई थी। इसका मतलब ये लोग सच बोल रहे थे। मैंने इनकी बात पे भरोसा नहीं किया। तुम पर आग बंद करके मैंने भरोसा किया और तुम ये सब। संपदा, अरे तू गलत समझ रही है। इनको थोड़ा सा सबक सिखाना था। मेरे को मालूम नहीं ये लोग क्रिमिनल हैं। अरे गन का बक्सा लेकर घूम रहे हैं, तेरे को बेवकूफ बनाया इन लोगों ने। ये लोग तो पराए, लेकिन आपको क्या हो गया? तुमने पुलिस को खबर क्यों नहीं की? तुमने मुझे धोखा दिया है। छोड़ने वाली नहीं हूं मैं तुम्हें। पुलिस को जाके अभी सब बता दूंगी मैं। ये संपदा रुक ना, मेरी बात सुन रहे। मेरी बात सुन, मैंने कुछ नहीं किया। तू कहां जा रही है? तू रुक जा। अरे संपदा क्या कर रही है तू ये? मैं तुम्हारी करतूतों के बारे में पुलिस को बता के रहूंगी। तू ऐसा नहीं करेगी, तू क्या करेगी? कुछ नहीं सुनना मुझे। बात सुन। सुनील ने हमें हमारे कमरे में बंद कर दिया। संपदा भाभी को गाड़ी में लेकर निकल गया। उसके पास गन कहां से आई? जनाब वो गन उसने हमारे बक्से से निकाली थी। जिस दिन तो उसे बक्सा मिला उसने अपने कब्जे में ले लिया। उसके बाद वो निकल गया और कुछ घंटे बाद प्रवीण के साथ वापस आया और हम दोनों को घर से बाहर निकालने लगा। बहुत बड़ा लफड़ा हो गया। चलो खुदा वास्ते रहम करो। इसका मतलब ये प्रवीण भी इन्वॉल्व था? सुनील ने ही नहीं, प्रवीण ने भी मेरे साथ एक बार नहीं, कई बार जबरदस्ती। लेकिन हम ये कैसे मान ले कि तुम दोनों सच कह रहे हो? जनाब हम मानते हैं कि हम गलत हैं, मगर ऊपर वाला गवाह है कि हम सच बोल रहे हैं। इसके बाद हमें हमारे लिए कुछ नहीं बोलना। आगे आगे अल्लाह मालिक। तुम दोनों ने सरेंडर नहीं किया,
इसलिए जब तक प्रूव नहीं होता तब तक तुम दोनों सस्पेक्ट ही रहोगे। ले जाओ इनको। चल दे। साहब बात करो। तू जब तक बोलेगा नहीं हमारे हाथ रुकेंगे नहीं। बोल। साहब भाव की मर्जी से ही मैं मुमताज के साथ क्या जबरदस्ती करता था साहब। मुमताज तेरे सुनील भाव की प्राइवेट प्रॉपर्टी थी क्या? साहब आगे बोल, आगे क्या हुआ बोल। साहब भाव मेरे को फोन करके बुलाया, मैं उनको रास्ते में मिला, देखा तो संपदा वहिनी के सर से खून बह रहा था, वो बेहोश थी। फिर हम लोग उधर से भिवंडी चले गए सुनसान जगह पे। तुम्हें छोड़ोगे नहीं, छोड़ोगे ना, मैं तुम्हें सजा दिलवाती रहूंगी। आगे क्या हुआ बोल। बता दो साहब। फिर भाव ने वहिनी का फोन मेरे पास दिया और बोला कि थोड़ी थोड़ी देर बाद चालू करने का और इंटरनेट से लोनावला के फोटो रागिनी को भेज देने का। फिर उसके बाद उन्होंने वो फोन तोड़ के फेंकने के लिए कहा। ये सब चीज भाव ने जेल में जाने से बचने के लिए वहिनी का मर्डर किया साहब। और तेरे सुनील बाबू को क्यों मारा तूने? माँ कसम साहब मैंने नहीं मारा। मुमताज पर रेप करने के जुर्म में और संपदा के मर्डर में मदद करने के जुर्म में तेरे को अरेस्ट करता हूं। रफीक के पास मिले बरेटा गन के बॉक्स ने और प्रवीण के बयान ने यह साबित कर दिया था कि संपदा का मर्डर उसके पति सुनील पवार ने ही किया था। लेकिन अब यह बात हमारे समझ में नहीं आ रही थी कि सुनील पवार का मर्डर किसने किया। और तभी सुनील पवार का टूटा हुआ फोन रिपेयर होकर हमारे पास आया और उससे हमारी इन्वेस्टिगेशन को एक नई दिशा मिली। तुम्हारी ये तस्वीर हमें सुनील के मोबाइल में मिली। सच बताओ रागिनी, तुम्हारे और सुनील के बीच एग्जैक्टली क्या चल रहा था? सर मुझे सच में नहीं पता कि जीजा जी मेरी फोटो क्लिक कर रहे थे। अगर तुम्हें सच में पता नहीं था तो इस तस्वीर में तुम सीधा कैमरे के लेंस में देखकर स्माइल क्यों कर रही हो? रागिनी सच सच बताओ, वरना पाटिल मैडम तुमसे सच उगलवा लेंगी। नहीं सर हमारा कोई अफेयर ही नहीं था, सिर्फ जीजा साली का मस्ती वाला रिलेशन था। हम बस फ्लर्ट करते थे सर, बाकी और कुछ था ही नहीं। वो सब नहीं था, मतलब फिजिकल नहीं था सर। और तुम्हारी ये ऐसी फोटोज है, ये तुम्हारे अलावा और किसी को पता है? वो रफीक, उसको मालूम है सर। तूने जो ड्रेस मंगाया था ना, बोला था ना, वो ड्रेस हाँ मैं लेके आया, अंदर रखा है, जा। आप पोहा खाओ, मैं देख के आती हूँ। सुनील पवार ने रागिनी की कपड़े बदलते हुए तस्वीरें निकाली थी। तूने ये बात हमें क्यों नहीं बताई? जनाब वो ऐसा कुछ हमें याद नहीं आया, हम तो वहां गलती से मौजूद थे। और वैसे भी उस बेगैरत बेशरम आदमी के बारे में ये जान के कौन सा कुछ नया जान लेते हैं आप? गलती से मौजूद था, लेकिन इस गलती का तो फायदा खूब उठाया होगा तूने। बता किस किस को बताया इस बारे में? संपदा को, जयदेव को? पूरे घर की तलाशी ले लो, कोई भी कोना छूटने ना पाए। चलो बाहर चलो। बाबा
जेब में चाकू मिला और इसके ऊपर खून के दाग हैं। सर फाइल। दिवाकर जी, आपके कॉल रिकॉर्ड ये बता रहे हैं कि 22 तारीख को दोपहर को 1:30 बजे आपने अपने दामाद सुनील पवार को फोन किया था। हाँ साहब। तो क्या बात हुई आपकी? अब मुझे याद नहीं साहब क्यों किया था। तो इसका मतलब आपको याद दिलवाना पड़ेगा। पाटिल भाई, करड़े, इन दोनों को तब तक मारते रहो जब तक इनको याद ना आ जाए। आप साइड में आ जाइए, आप सीनियर सिटीजन हैं। ये क्या कर रहे हैं साहब? आइए। इन्होंने कुछ नहीं किया साहब। सुनील का खून मैंने किया है साहब। मैंने खून किया है सुनील का। मैंने। क्यों? साहब, वो मेरी बेटी रागिनी की गंदी तस्वीरें खींचता था। वो रागिनी को महंगे महंगे तोहफे देकर फंसा रहा था, उसके साथ अफेयर कर रहा था, वो मेरी दोनों बेटियों के साथ खेल रहा था साहब। मुझे पता नहीं था कि वो इतना घटिया इंसान था। मैंने जब उसे मारा तब तक मुझे पता नहीं था साहब कि वो संपदा का भी खूनी है, वरना मैं उसे पहले ही खत्म कर देता। उस दिन मैंने उसको फोन करके बुलाया था। बेटे, मुझे बहुत चिंता हो रही है। मालूम नहीं पुलिस को क्यों लग रहा है कि संपदा का खून तुमने किया है। पुलिस तुम्हारे बारे में पूछताछ करने आई थी। बाबा, अब मैं क्या करूं? एक काम करते हैं, टेम्पल रोड के पीछे मिलते हैं, बाद में सोचेंगे क्या करना है। गायकवाड़, चार्जशीट बनवा। प्रवीण को मुमताज पर रेप करने के और संपदा के मर्डर में भागीदार होने के जुर्म में सजा मिली और दिवाकर राव को सुनील पवार के मर्डर के लिए। लेकिन इस केस में सही माने में विक्टिम थी मुमताज बेग। सुनील और प्रवीण जैसे लोगों ने उसकी अस्मिता को ठेस पहुंचाई। देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। मैं सुरेश जायसवाल नासिक महाराष्ट्र का निवासी हूं और अभी मैं 2 बजे एक वीडियो बना रहा हूं। मेरी जान को खतरा है। अरे कौन है ये नॉन स्टॉप हॉर्न बजा रहे? जी कौन है? कौन? अरे ये जायसवाल साहब की गाड़ी है। आओ चलो देखते हैं। अरे भाई साहब, क्या तबीयत खराब है भाई साहब? भाई साहब, अरे ये तो जायसवाल साहब है। अरे किसी चाकू मार दिया। जायसवाल साहब, जल्दी फोन करो। अरे एम्बुलेंस लो, जल्दी जल्दी। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। सड़क पर गाड़ी चलाते हुए ये बिलबोर्ड आपने अक्सर देखा होगा, लेकिन आजकल हमारे समाज में बढ़ती हुई आपराधिक मानसिकता को देखते हुए ये स्लोगन हमारी आम जिंदगी में भी उतना ही लागू पड़ता है। नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर राजेश यादव क्राइम पेट्रोल दस्तक के आज के इस भाग में आप सबका स्वागत करता हूँ। एक आदमी अपने ही घर के बाहर अपनी ही गाड़ी में मरा हुआ पाया गया। ये केस मेरे पास तब आया था जब मैं नासिक के अंबड़ पुलिस स्टेशन में पोस्टेड था। इस केस के सिरे सुलझाते सुलझाते हमारे पसीने छूट गए थे, क्योंकि सस्पेक्ट्स की एक बहुत लंबी लिस्ट बन गई थी। लेकिन इस गुनाह के पीछे का मोटिव इतना अजीबोगरीब था कि इसे सुलझाना हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया था। ऋषि, सीधा बैठो बेटा, लेस बांध रही हूँ ना मैं। मम्मी, मैं मेरा टिफिन लाना। हाँ, आई बाबा, फटाफट फटाफट। ये लो, ऋषि, ये बैग थी बाबा। नमस्ते माँ जी। मासी, मासी। अच्छा जी, मासी आ गई तो मासी मासी कर रहे हो। इतने दिन किसी को मेरी याद भी नहीं आई। मासी, मैंने आपको फोन किया था लेकिन आपने उठाया ही नहीं। झूठा, इसने किया ही नहीं था मासी। ये बहुत झूठ बोलता है। आरव, गलत बात, ऐसे झूठ नहीं बोलते।
प्रॉमिस करो तुम आज के बाद कभी झूठ नहीं बोलोगे। प्रॉमिस। अच्छा देखो, मैं ना खाटू श्याम जी गई थी, वहां के मंदिर से तुम दोनों के लिए ये लॉकेट लेके आई हूँ। निधि, जरा अपनी मदद करो ना। इसे अपने गले से कभी मत निकालना। हेलो खुशी, बेटा ले। अरे कैसी हैं आप? बड़े दिनों बाद हमारी याद है आपको। हाँ, खाटू श्याम जी के मंदिर गई थी। ये लीजिए प्रसाद। खाटू श्याम जी की मंदिर, मैंने वहाँ का प्रसाद बहुत फेमस है, मेरा फेवरेट है। अच्छा बच्चों, चलो स्कूल में लेट हो रहा है, आगे चलते हैं, चलो। बाय बाय। ये लो आ गया स्कूल। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, राजीव से भी मिलने जाना है, उसको भी प्रसाद दे आऊं। सुना है मेरी बहन ने मुझे याद किया। अरे अच्छा हुआ तो यहीं आ गया, ये ले खाटू श्याम जी का प्रसाद लाई हूँ। थैंक यू सो मच। अच्छा अब मैं चलती हूँ, मुझे ना बैग पैक करना है। दीदी आप कहीं जा रही हैं? हाँ, ऑफिस के काम से 2 दिन के लिए बाहर जा रही हूँ, बस ये चाबियां देने आई थी। बीच बीच में जरा चक्कर मार लेना, नजर रखना जरा घर पे। दीदी ये भी कोई कहने वाली बात है? अच्छा माँ जी, चलती हूँ। चलो मैं तुम्हें छोड़ने आती हूँ। कौन है आप लोग? क्या चाहते हैं आप लोग? अरे कहाँ लेके गए आप लोग? कौन है आप लोग? बेटा सुरेश, ये चोट कैसे लगी तुझे? अरे माँ बताया ना, मैं गिर गया था। मैं सचमुच गिर गया या मुझसे झूठ बोल रहा है? माँ झूठ बोलता तो तुम पकड़ नहीं लेती। चल झूठे। माँ निधि कहाँ? दिखाई नहीं दे रही। वो तो राजू के पास गई है ना। पापा आपको पता है आज मम्मी बहुत रो रही थी। माँ नींद आई थी क्या? हाँ बोलो। बस दिन में ऑफिस और रात में लैपटॉप। सुरेश कभी अपनी बीवी को भी देख लिया करो। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? नहीं कुछ नहीं। मैं सुरेश जायसवाल नासिक महाराष्ट्र का निवासी हूं और अभी मैं 2 बजे एक वीडियो बना रहा हूं। मेरी जान को खतरा है। अरे कौन है ये? नॉन स्टॉप हॉर्न बजा रहे। जी कौन है?
तबीयत खराब है भाई साहब? भाई साहब, अरे जायसवाल साहब है। अरे किसी चाकू मार दिया जायसवाल साहब। जल्दी फोन करो, अरे एम्बुलेंस लो जल्दी जल्दी। सुरेश, सुरेश कहाँ है सुरेश? सुरेश, नहीं सुरेश। संभालिए संभालिए अपने को। क्या हुआ? संभालिए अपने को। हेलो पुलिस स्टेशन। हटिए हटिए वहां से। चाकू अभी तक पेट में ही है। काफी खून बहा है। एक काम करो, फोरेंसिक वाले को फोन करो। सर, इनको सबसे पहले किसने देखा? अब मैंने देखा था सर, बहुत देर से हॉर्न बजाने की आवाज आ रही थी। नजदीक जाके देखा तो अपना सुरेश भाई थे। इनकी फैमिली है? ये सर इनकी फैमिली है सर। देखिए, मैं समझता हूँ कि इनकी फैमिली बहुत सदमे में है, लेकिन अगर हमें मर्डरर तक पहुँचना है तो हमें कुछ सवाल तो पूछने होंगे। वैसे आप कौन? सर, मैं सुरेश जायसवाल जी का साला हूँ, नीति का कजिन ब्रदर, और सामने वाले घर में रहता हूँ। ओके। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, ये सुरेश जायसवाल एग्जैक्टली क्या काम करते थे? सर, उनकी मनी लैंडिंग की फर्म थी। अच्छा, तो इस मनी लैंडिंग के सिलसिले में किसी के साथ कोई झगड़ा, कोई दुश्मनी, ऐसा कुछ? साहब, अगर कोई प्रॉब्लम होती भी तो वो हमें क्यों बताता? बहुत लायक बेटा था। हम लोगों को अगर कोई परेशानी हो गए, इसके लिए उसने आज तक कभी कुछ भी नहीं बताया हम लोगों को। वैसे ये सुरेश जायसवाल के पास उनका अपना लैपटॉप तो होगा, तो उनका लैपटॉप हमें सीज करना होगा। क्या हो गया भाई को? ये कौन है? सर, ये जीजाजी की छोटी बहन बिंदिया है, और ये उनके हस्बैंड हेमंत। ठीक है, मतलब उनकी वाइफ से तो अभी बात नहीं कर सकते, मैं समझ सकता हूँ बहुत सदमे में है। लेकिन अगर आपको कुछ भी जरूरी इंफॉर्मेशन याद आ जाए, कुछ भी बात, तो आप प्लीज हमें कांटेक्ट कीजिए। जी सर। टेक केयर। मासी, सर, सुरेश जायसवाल के ऑफिस गए थे, लेकिन वहां ताला लगा है। पता चला कि वहां सिर्फ एक प्यून काम करता है, जिसने आज ऑफिस खोला ही नहीं। उसे पुलिस स्टेशन बुला लिया है पूछताछ के लिए। मुझे लगता है गायकवाड़, इस सुरेश जायसवाल का मर्डर किसी प्रोफेशनल रीजन की वजह से ही हुआ है, मतलब पैसे का लेन देन वगैरह, और ये सब उसके फोन से ही पता चलेगा। सर, उसका फोन अब तक अनलॉक नहीं हो पाया है, शायद थोड़ा वक्त लगेगा। तब तक एक काम करो, उसकी मोबाइल लोकेशन और कॉल डिटेल्स निकालो। सर, सुरेश जायसवाल की पीएम रिपोर्ट और फॉरेंसिक रिपोर्ट। मर्डर 15 सितंबर को दोपहर 2 से 4 के बीच हुआ है। कॉज ऑफ डेथ एक्सेसिव ब्लड लॉस, जो कि चाकू के वार की वजह से हो सकता है। सर, फोरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक उसके कार में सिर्फ सुरेश के फिंगरप्रिंट्स मिले, लेकिन उसके पेट पे जो चाकू था उस पर सुरेश के अलावा एक 8 से 10 साल के बच्चे के फिंगरप्रिंट्स हैं। बच्चा? कहीं सुरेश का बेटा आरव तो नहीं? आरव? इतना छोटा बच्चा मर्डर क्यों करेगा? गायकवाड़, मैंने अपने करियर में से बहुत सारे केसेस देखे जहां पर बच्चों ने मर्डर किया है, इसलिए बहुत हैरानी की बात नहीं है। लेकिन सर, फिर भी आपको ऐसा क्यों लगता है कि आरव मर्डर करे, वो भी अपने बाप का? मैंने एक बात नोटिस की थी, इस आरव के आंखों में दुख नहीं, गुस्सा था। हो सकता है उसने अपने बाप का मर्डर किया, हो सकता है ना भी किया हो, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है जिसकी वजह से वो बच्चा उस दिन बहुत ही एबनॉर्मली बिहेव कर रहा था। आपको बच्चों से क्या बात करनी है?
सर वो ऑलरेडी सदमे में है और आप है कि बच्चों से एक मिनट हमें सिर्फ उनसे बात करनी है और वो भी हम आप लोगों के प्रेजेंस में ही करेंगे। प्लीज बुलाइए। कैसे हो तुम दोनों? देखो, डरना बिल्कुल नहीं है। कल एग्जैक्टली क्या हुआ था, तुम दोनों ने क्या देखा? पापा हमें स्कूल में रहने नहीं आए थे। हमने सोचा कि हम खुद चलकर घर चले जाते हैं। फिर वहाँ जाके देखा तो संभालिए, संभालिए अपने आरव, तुम्हारे स्कूल में तुम्हें ये सिखाया नहीं कि झूठ बोलना बुरी बात है? तुम तो अच्छा झूठ बोल लेते हो। एक मिनट, आप कहना क्या चाहते हैं? मेरा बच्चा आपसे झूठ बोल रहा है? सर प्लीज, आपने कहा था कि आप सिर्फ बच्चों से बात करना चाहते हैं, लेकिन आप तो इन्हें डरा रहे हैं। ये कोई तरीका होता है इतने छोटे से बच्चे से बात करने का? तो मेरा बेटा चला गया और ऊपर से आप। एक मिनट देखो, ये फॉरेंसिक की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के मुताबिक आपके बेटे का खून जिस चाकू से हुआ, उस चाकू के हैंडल पर 8 से 10 साल के किसी बच्चे के फिंगरप्रिंट्स मिले। जी, हमें ऋषि और आरव के फिंगरप्रिंट्स लेने होंगे और अगर इनमें से किसी के भी फिंगरप्रिंट्स उन फिंगरप्रिंट्स से मैच होते हैं तो हमें उस बच्चे को कस्टडी में लेना होगा। आरव बेटा, तुमने अंकल को सब कुछ सच बताया है ना? हाँ? नहीं मासी, भैया ने झूठ बोला था। तो ऋषि, सच क्या है तुम हमें बता दो। चलो। जब हम स्कूल से आ रहे थे तब पापा की गाड़ी बाहर ही खड़ी थी, वहाँ कोई नहीं था, तो हम उधर देखने गए कि क्या हुआ। पापा, पापा ये क्या हुआ आपको? पापा, पापा क्या आपको? पापा, पापा, चाकू लगा, रुक निकल तू। पापा, मैं और भैया वहीं छुपे थे। फिर जब मम्मी और दादी वहां पे आए तो हम भी उधर चले गए। आरव, ऋषि सही कह रहा है, यही हुआ था? यही हुआ था। फिर भी हमें इनके फिंगरप्रिंट्स तो लेने ही होंगे। उसके लिए आपको इनको लेकर पुलिस स्टेशन आना होगा। बेटा ऐसे हाथ रखो। गुड, अब वो हाथ। गुड बेटा, अब तुम हाथ रखो। अब वो हाथ। वेरी गुड, हो गया फट से। चलो अब ये बताओ कि क्या खाओगे? चॉकलेट खाओगे, वड़ा पाव खाओगे, क्या खाओगे? मैं वड़ा पाव नहीं खाता। हाँ, जब मम्मी घर पे बनाती है तब भी ये नहीं खाता। मैं तो 2 खाता हूँ। वेरी गुड। मेरी मम्मी बहुत अच्छी है, वो बहुत टेस्टी वड़ा पाव बनाती है। वो अच्छी नहीं है, वो बहुत गंदी है। क्यों? ऐसा क्या किया है मम्मी ने? वो गंदे काम करती है। मतलब? वो राजीव मामा के साथ गंदे काम करती है। राजीव, कोई आ जाएगा, क्या कर रहे हो? राजीव छोड़ो ना मुझे। लेकिन बेटा, तुमने तो सिर्फ आवाज सुनी थी, तुमने अपने राजीव मामा को देखा थोड़ी था। वो राजीव मामा ही थे। उनकी वजह से मम्मी और पापा के बीच में झगड़ा होता था। मतलब तुम्हारे पापा को ये सब पता था? पापा के डेथ से 2 दिन पहले राजीव मामा के वजह से ही मम्मी और पापा में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। झूठ बोलती है, झूठ बोलती है, झूठ बोलती है। धोखा दे दी मुझे, धोखा दे दी तू। छोड़ो मेरी माँ को।
मारते थे। कुछ भी मत बोल, वो रोज नहीं मारते थे। वो रोज मारते थे। नहीं मारते थे, मैंने देखा है। मैंने देखा है कि मारते नहीं मारते थे। ऋषि आरव, ऐसे अच्छे बच्चे झगड़ा नहीं करते। बैठो 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 बैठो। अरे वाह ऋषि, तुम्हारे गले में लॉकेट तो बहुत प्यारा है। अरे सेम, दोनों के गले में सेम लॉकेट है। वाह, वेरी नाइस। अच्छा आरव, चलो अब मुझे एक बात बताओ, कल तुम इतना गुस्सा क्यों थे? बोलो। देखो, अगर तुम बोलोगे नहीं तो तुम्हारे फादर के मर्डरर को हम कैसे पकड़ेंगे? तुम नहीं चाहते वो पकड़ा जाए? हाँ बोलो। मुझे पता है राजीव मामा ने ही पापा को मारा होगा, इसीलिए मैं इतना गुस्से में था। तुम्हें कैसे पता है? राजीव मामा हमारे घर के सामने वाले घर में ही रहते हैं। मम्मी उनके घर रोज जाती है। इस बात से पापा को गुस्सा आता था, इसलिए वो झगड़ा करते थे। आप आज जल्दी आ गए। ये चोट कैसे लगी आपको? बोलिए ना, कुछ बोल क्यों नहीं रहे? मैंने सुना तू रो रही थी आज। हाँ? दिमाग खराब था तेरा ना, और अब गाने गुनगुना के आ रही है। क्यों? अच्छा, वो अपना भाई के साथ चिपक के ठीक हो गई तू? कैसी बातें कर रहे आप? वो मेरा भाई है, भाई। कुछ शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? अरे तुझे अपने भाई के साथ रंगलियां मना के शर्म नहीं आ रही, तो मुझे सच बोलने में शर्म क्यों आएगी? हाँ? आरव अपनी माँ से नफरत करता है और ऋषि अपने बाप से, और इन दोनों बच्चों ने जो भी बताया उससे ये राजीव तो इस केस में प्राइम सस्पेक्ट बनता है। गायकवाड़ सर, इन बच्चों का बचपना हो सकता है, उनकी बातों में विश्वास कर सकते हैं क्या? हो सकता है बच्चे सच कह रहे हैं। अगर सच कह रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ क्लू तो हमें मिलेगा ही। अच्छा एक बात बताओ, तुमने सुरेश जायसवाल का लैपटॉप चेक किया? जी सर, लेकिन उनमें ऐसे कुछ फोटोज नहीं मिले। हो सकता है उसने फोटोज डिलीट कर दिए हो। गायकवाड़, सबसे पहले एक काम करो, निधि और राजीव दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स और मोबाइल लोकेशन निकालो। सर, सुरेश के घर के पास से हमें 2 सीसीटीवी फुटेज मिले, जिनमें से एक 1.5 किलोमीटर के अंतर पर है और दूसरा 500 मीटर। ओके सर, ये वो 1.5 किलोमीटर दूर वाला सीसीटीवी फुटेज है। एंगल की वजह से कुछ क्लियर नजर नहीं आ रहा। दूसरा देखो, दूसरा देखो। सर, इसमें तो क्लियर नजर आ रहा है, उसके पेट में चाकू है और फिर भी गाड़ी चलाते हुए जा रहा है। एक बात बताओ गायकवाड़, ये बच्चों का स्कूल इसके घर से कितनी दूरी पर है? सर 700 मीटर, शायद इन दोनों कैमरास के बीच। तो ये हो सकता है कि सुरेश जायसवाल ने इन दोनों बच्चों को स्कूल से पिकअप किया, इन बच्चों ने सुरेश को चाकू मारा और फिर बच्चे भाग गए। या फिर ये भी हो सकता है कि स्कूल के आसपास किसी ने सुरेश पर अटैक कर दिया हो। लेकिन जो सुरेश के मोबाइल रिकॉर्ड्स के मुताबिक उसे आखिरी कॉल गोखले चौक के पीसीओ से किया गया। उसके मोबाइल लोकेशन के मुताबिक वो वहां गया भी था, तो वहां से वो घर लौटा जहां वो अपनी गाड़ी में मरा हुआ मिला। तो ये हो सकता है कि इस पीसीओ के आसपास ही किसी ने उस पर अटैक कर दिया हो। एक काम करो, उस पीसीओ वाले से पता करो, देखो उसको उस बंदे का चेहरा याद है क्या जिसने सूरज जायसवाल को कॉल किया था? हो सकता है उसे कुछ याद हो। सर, सूरज जायसवाल का प्यून प्रकाश आया है। भेजो उसे। नहीं साहब, ऑफिस में कुछ नहीं है साहब। ऐसे कैसे कुछ नहीं है? अरे कुछ तो होगा ना, क्या सिर्फ टेबल कुर्सी ऑफिस में? किसी क्लाइंट की फाइल, हिसाब किताब कुछ तो होगा। साहब मेरी बात का यकीन कीजिए साहब, वहाँ कुछ नहीं है। फाइल तो क्या, किसी के नाम का एक कागज तक नहीं है सर। अगर आपको विश्वास है तो आप चलकर खुद देख लीजिए। मैंने कहा था ना गायकवाड़, मनी लेंडर आदमी है, पीछे कोई भी सबूत नहीं छोड़ेगा। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे साहब का किसी से कोई झगड़ा था? मतलब तुमने कुछ देखा हो ऑफिस के अंदर, ऑफिस के बाहर, कहीं भी कुछ भी? साहब बाहर का तो कुछ पता नहीं है, लेकिन कुछ दिन पहले उनकी बहन और जीजा आए थे सर। हिस्से के नाम पे मुझे मिला ही क्या है? हाँ, हिस्से के बाद भी बहुत कुछ दिया है मैंने तुम्हें। क्यों नहीं दिया मैंने, बताइए। इनसे क्या बात कर रहे हो? मुझसे बात करो, मुझसे। क्या प्रकाश, पानी दिया ना? जाओ। चुप क्यों जीजा जी, बताइए। ठीक है, मैं बता रहा हूं। वो मैंने पिछले 2 साल में सुरेश से 2 करोड़ रुपए उधार लिए हैं। हाँ तो अपने जीजू को थोड़ा सा क्या दे दिया तो इतना सुना रहे हो, और अपने साले को इतना बड़ा घर दे दिया, उसका क्या? वो घर मैंने नहीं, पापा ने दिया था उसे, और पापा के डिसीजन के अगेंस्ट में जा नहीं सकता, समझी तुम? पापा का बहाना मत बनाओ, साफ साफ बोलो कि तुम जोरू के गुलाम हो और अपने साले से वो घर वापस नहीं ले सकते। थोड़ा सोच समझ के बोलो तुम क्या बोल रही हो। एक काम कीजिए, आप लोग यहाँ से जाइए, जाइए। जितना कर सकता था कर चुका हूं मैं, अब
मैं तुम लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकता। खड़ी क्यों? जाइए। सर गुस्से में बोली गई बात का मतलब ये नहीं होता कि मैं अपने सगे भाई को मार दूं। और मैं वहां पे अपने हक मांगने के लिए गई थी। और जब तुम्हें तुम्हारा हक नहीं मिला तब तुमने अपने भाई को मार दिया। सर मैं क्यों मारूंगी उसे? 15 सितंबर को दोपहर 2 से 4 के बीच तुम कहाँ थी? घर पर। और तुम? मैं बाहर गया हुआ था सर। कहाँ? सर मैं अपने दोस्त रमेश पाटिल से मिलने गया था सर। फोन लगा उसको। सर उसका फोन चल नहीं रहा है। एड्रेस दो। सर नासिक में है ही नहीं, वो राजस्थान गया सर किसी काम से। राजस्थान गया तो अपना घर उठाकर साथ ले गया क्या? घर का एड्रेस दो। रानी एड्रेस क्या करना? तुमने सुरेश जायसवाल को धमकी दी और उसके 4 दिन बाद उसका मर्डर हुआ। तुम दोनों इस केस में प्राइम सस्पेक्ट हो। जब तक ये केस सॉल्व नहीं होता तुम में से कोई भी नासिक छोड़कर जा नहीं सकता। हेमंत के कॉल रिकॉर्ड्स और मोबाइल लोकेशन निकालो, चेक करो ये सच बोल रहा है या नहीं। सर और ये भी पता करो कि उसका दोस्त वो रमेश पाटिल वो वाकई राजस्थान गया है या नहीं, क्योंकि मुझे ये हेमंत बड़ा गड़बड़ आदमी लगा। सर सूरज जायसवाल का फोन अनलॉक हो गया, देखिए इसमें क्या मिला। अगर मुझे कुछ हो जाता है तो उसके जिम्मेदार ये 4 लोग होंगे। ओरिजिन सॉल्यूशन के ओनर रोहन लौस्कर, नवीन गडकरी, इन दोनों को मैंने 10 करोड़ रुपए दिए थे और पिछले 8 महीने से इन्होंने मुझे एक भी इंटरेस्ट नहीं दिया है। और तीसरा है सीनियर इंस्पेक्टर मकरन सिंधे, जिसने मेरे साथ 2 करोड़ इन्वेस्ट किए हैं। और चौथा एस्टेट एजेंट धनंजय पाटिल, जिसने मेरे साथ 5 करोड़ इन्वेस्ट किए हैं। ये दोनों भी मेरी जान के पीछे पड़े हुए हैं, क्योंकि मैं इन्हें इंटरेस्ट नहीं दे पा रहा हूँ। अगर मुझे कुछ हो जाता है तो ये 4 लोग जिम्मेदार होंगे। अब तक मुझे ऐसा लग रहा था कि सुरेश जायसवाल का मर्डर घर के किसी आदमी ने किया है, लेकिन अब इस वीडियो से साफ है कि बाहर वाला भी कोई हो सकता है। एक काम करो भाई, इसने जिन लोगों के नाम लिए हैं रोशन, नवीन और धनंजय, इन तीनों से तुम बात करो। तब तक मैं सीनियर पीआई मकरन शिंदे से बात करता हूँ। क्या प्रूफ है आपके पास कि मैंने 2 करोड़ रुपए दिए थे? कोई भी आदमी वीडियो में कुछ भी कह देगा और आप यकीन कर लेंगे? नहीं, ऐसे कैसे यकीन करेंगे? और प्रूफ तो हमारे पास कुछ है नहीं, लेकिन कैसा है शिंदे साहब, आप भी जानते हैं हमारे डिपार्टमेंट के बहुत सारे लोग पास्ट में भी कुछ गलत सलत करते हुए पकड़े जाते हैं। मैं सिर्फ ये कंफर्म करना चाहता हूं कि आप उन लोगों में से नहीं हैं। हाँ बताइए, कहाँ थे 15 तारीख को आप? 15 सितंबर को मैं सिन्नर में था और वहां पर गैर कानूनी तरीके से चलने वाले क्लिकर बार में मैंने रेड की थी, और इसका प्रूफ आपको आसानी से मिल जाएगा। जी बिल्कुल, लेकिन कैसा है, जब तक ये इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं हो जाती यू आर वन ऑफ द सस्पेक्ट्स। जब सबूत मिल जाए तो मुझे कॉल कर देना, मैं आ जाऊंगा। हाँ मैंने सुरेश के साथ पैसे इन्वेस्ट किए थे, और जब उसने पैसे लौटाए नहीं तो तुमने उसे मारने की धमकी दे दी। जब करोड़ों अटके पड़े हो ना तो धमकी देनी पड़ती है, इसलिए 15 सितंबर को तुमने सुरेश को मार के अपनी धमकी को सच कर दिया है ना। उसे मारने से मेरा क्या फायदा है, उल्टा मेरा नुकसान है। मुझे मेरे पैसे मिलने की उम्मीद खत्म हो जाएगी। मैं क्यों मारूंगा उसे? उसके मर्डर में मेरा कोई हाथ नहीं। तो फिर 15 सितंबर दोपहर 2 से 4 के बीच में तुम कहाँ थे? इसी ऑफिस में, यही केबिन में। जी हाँ। अगर ऑफिस में थे तो इस कैमरा की फुटेज में तो दिखाई दोगे ना। फुटेज मंगाओ, फुटेज मंगाओ। जी सर। 15 सितंबर को इस कैमरा की फुटेज लेके आओ। सर सीसीटीवी तो पिछले 1 हफ्ते से बंद पड़ा है, फुटेज कहाँ से आता? केस खत्म होने तक तुम शहर छोड़ के कहीं नहीं जाओ। सर हेमंत झूठ बोल रहा है। 15 सितंबर को सुरेश का मर्डर हुआ, तब हेमंत जिस रमेश पाटिल से मिलने की बात कर रहा था। सर मैं अपने दोस्त रमेश पाटिल से मिलने गया था सर। वो तो पिछले 3 महीने से राजस्थान में है, और इन्फॉर्मेशन हमें उनके घर वालों से ही मिली है। 15 तारीख को कहाँ था तू? बोल, हमसे झूठ क्यों बोला? सुरेश को तू नहीं मारा ना? बोल। सर मैंने किसी का मर्डर नहीं किया है सर। आप लोगों से झूठ इसलिए बोला था, अगर मैं सच बोलूंगा मार डालेंगे मुझे वो लोग। तू
तू अगर हमसे झूठ बोलेगा ना तो हम तुझे जिंदगी भर जेल में सड़ाएंगे। वो जो भी लोग हैं उनसे हम तेरे को बचाएंगे, लेकिन हमसे तेरे को कोई नहीं बचा सकता। अब सच बोल चल। सर, उस दिन सारा समय मैं टिप्सी बार में था। सुबह से लेकर रात तक बैठकर दारू पी रहा था? दारू नहीं पी रहा था सर, इलीगल गैम्बलिंग। उसी समय मुझे जुए की बुरी लत लग गई थी सर। सुरेश के 2 करोड़ रुपए वहीं पर आ रहा था सर। सर प्लीज मेरी बीवी को उसके बारे में मत बताइएगा सर, प्लीज सर। रोहन और नवीन सर 2 दिन पहले यूएस गए हुए सर, कॉन्फ्रेंस के लिए। उनके फोन नंबर्स, एड्रेस और सभी डिटेल्स मुझे चाहिए। क्या सुरेश ने आपको कभी ये बताया था कि उसे धमकियां मिल रही थी, उसकी जान को खतरा था? धमकियों के बारे में तो हमें कुछ पता नहीं, मगर हाँ, एक दिन वो घर जल्दी वापस आया था और उसे चोट भी आई थी। मैंने उससे पूछा कि ये कैसी चोट है, तो बोला कि मैं गिर गया। आपको भी उन्होंने कुछ नहीं बताया? नहीं, मुझसे भी कुछ नहीं कहा। सुरेश जायसवाल मर्डर केस में हमारे पास बहुत सारे सस्पेक्ट्स थे, लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि ना हम इनमें से किसी को भी क्लीन चिट दे सकते थे और ना ही किसी के भी खिलाफ हमारे पास कोई ठोस सबूत था। जिस सस्पेक्ट के खिलाफ हमारे पास एक पक्का सबूत था वो था सुरेश का बेटा आरव, जिसकी उंगलियों के निशान उस चाकू पर मिले थे जिस चाकू से सुरेश जायसवाल का मर्डर किया गया था। लेकिन एक बेटा अपने ही पिता का खून क्यों करेगा, खासतौर पे एक ऐसे पिता का जिसे वो पसंद करता था। इसी उधेड़-बुन में हमने सुरेश जायसवाल के कॉल रिकॉर्ड्स को दोबारा खंगाला। तब हमें यह पता चला कि पिछले कुछ दिनों से सुरेश जायसवाल महेश सावंत नाम के एक प्राइवेट डिटेक्टिव से लगातार टच में था और उसकी वजह चौंका देने वाली थी। सर, इन दोनों का अफेयर चल रहा है। ये फोटोग्राफ्स आपने सुरेश जायसवाल को कब भेजी? सर, मैंने 13 सितंबर को ईमेल की थी। 13 सितंबर मतलब उसके मरने से 2 दिन पहले? जी, एक्चुअली 15 सितंबर को हम फिर से मिलने वाले थे। मैं उन्हें कुछ और प्रूफ हैंड ओवर करने वाला था, मगर उससे पहले ही उनका मर्डर हो गया। कुछ और प्रूफ मतलब? ये कुछ घंटे के हिसाब से मिलने वाले होटल्स के बिल हैं जहां वो दोनों जाते थे, और इस पेन ड्राइव में उन होटल्स की सीसीटीवी फुटेज है जहां वो दोनों झूठे नाम से रूम लेते थे। मिस्टर सावंत, आपने ये जो भी इन्वेस्टिगेशन की है वो हमारे बहुत काम आएगी। थैंक यू सो मच। सर, ये घर मुझे जीजाजी के पापा ने रहने के लिए दिया है ताकि मैं उन लोगों के आसपास रह सकूं और उनका ख्याल रख सकूं। कितने साल से हो यहाँ पर? सर, निधि की शादी को 10 साल हो गए। उसकी शादी के कुछ समय बाद ही मैं यहाँ आ गया था। अच्छा, और उसके पहले भी टच में थे? हाँ सर, निधि मेरे ताऊजी की लड़की है। सर, बहन है मेरी, तो टच में तो रहूंगा ना। बस इतना ही? हाँ सर। गायकवाड़, तुम लोगों में भाई बहन एक दूसरे से ऐसे टच में रहते हैं? हाँ? नहीं सर। देख, सब सच सच बता दे, वरना क्या है, जो हमारा गायकवाड़ है ना, उसके हाथ में बहुत खुजली होती है और वो सारी खुजली उतारने के लिए तेरे को धोना पड़ेगा तेरे ही घर में। बोल। सर, वो मैं और निधि ना बचपन से एक दूसरे से प्यार करते थे। अब सर, आप लोगों को तो पता है ना कि हमारे समाज में भाई बहन शादी नहीं कर सकते, इसलिए तो उसका पीछा करता हुआ यहाँ तक आ गया उसकी शादी के बाद, और उसके साथ अपना रिलेशन तूने कंटिन्यू रखा। लेकिन इतने से तेरा दिल नहीं भरा। तुझे इस बात का बहुत गुस्सा था कि उसका पति तुम दोनों के बीच में आ गया है, और इसीलिए तूने उसका मर्डर कर दिया। नहीं सर, मैंने उसको नहीं मारा। तो तेरे कॉल रिकॉर्ड्स में सुपारी किलर पांड्या साटम का नंबर क्या कर रहा है? मौसम का हाल जानने के लिए फोन करता है क्या उसको? हाँ? गायकवाड़ ऐसे नहीं बोलेगा। हम चल के निधि से बात करते हैं, तब तक रानी इसको उठा के डाल दो गाड़ी में और पुलिस स्टेशन ले जाके फोड़ना शुरू कर दो। सर, निधि तो घर पे नहीं है, वो तो मार्केट गई है। पर बात क्या है सर?
वो जैसे ही घर आती है हमें इन्फॉर्म कर दीजिए। मगर क्यों? क्या बात है? देखिए, पहले आपने मेरे दोनों पोतों को परेशान किया। जब उनके खिलाफ आपको कुछ भी सबूत नहीं मिला तो अब आप मेरी बहू को परेशान करना चाहते हो? वैसे आपकी उम्र का लिहाज करते हुए मैं आपसे बताना नहीं चाहता था, लेकिन गायकवाड़ दिखाओ उनको। बच्चों, जल्दी से अंदर चले जाओ। वैसे कोई जरूरत नहीं है, ये बात सबसे पहले मैं उन्हीं से पता चली। हमने राजीव से बात कर ली, उसने ये सब कबूल कर लिया है। अब जब निधि घर पर आ जाए तो हमें इन्फॉर्म कर दीजिए। मैंने सुरेश को मारने के लिए गुंडे भेजे थे सर। अरे कहाँ लेके गए लोग? सर, मैंने और निधि ने पूरी प्लानिंग कर रखी थी। कैसे क्या करें कि लोगों को हम पर शक ना हो और हम उसे अपने रास्ते से हटा दें। उस दिन चोट मुझे गिरकर नहीं लगी थी, बल्कि कुछ लोगों ने मुझ पर हमला किया था। क्या? आपने पहले क्यों नहीं बताया? सुरेश, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ, आपको ना उन लोगों की एक लिस्ट बनाकर वीडियो रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। देखिए, भगवान ना करे अगर कल को कुछ उल्टा सीधा हो गया तो हम उनके अगेंस्ट कुछ कर तो पाएंगे ना। तो वो वीडियो बनाने का आइडिया तुमने सुरेश को दिया था ताकि ब्लेम उन 4 लोगों पर आए, और वो वीडियो बनते ही दूसरे ही दिन तुमने सुरेश का मर्डर कर दिया। नहीं सर, मैंने सुरेश को नहीं मारा सर। गायकवाड़, इसको तब तक ठोकते रहो जब तक ये सच न बोले। नहीं। पांडा का पता चल गया, उठा लो उसको। बोल बोल, राणे रुकेगा नहीं हमारा। उसका खुद का खेत है मिर्ची का, उधर का ही मिर्ची है सब। सब बता दो, सब। हाँ, बोल बोल बोल। राजीव ने सुरेश की ठुकाई करवाने के लिए कहा था, तो मैंने अपने 4-5 आदमी बैठकर उसकी पिटाई करवा दी। और फिर साहब उसने बाद में उसका मर्डर करने के लिए कहा। सब मैंने अपने हाथ जोड़ दिए, मैंने मना कर दी साहब। क्यों हाथ क्यों जोड़े तूने? अचानक तेरे अंतरात्मा की आवाज जागृत हो गई। राणे, काला मिर्ची, हम भी अंतरात्मा की आवाज। बोलता था साहब, क्योंकि साहब उसने मेरे पुराने पैसे नहीं दिए थे। सब खाली पॉकेट खाए को मैं किसी का मर्डर करूंगा साहब। हाँ, ये थोड़ा लॉजिकल लग रहा है। खैर, सुरेश को तूने मारा या नहीं ये तो हम पता लगा के रहेंगे, लेकिन उस पर असॉल्ट करने के जुर्म में तो तू यहीं रहेगा और राणे के हाथ से मिर्ची खाता रहेगा। ठीक है सर। निधिया का फोन था, निधि घर पे वापस आ गई। 2 लेडी कांस्टेबल्स को लेके जाओ और निधि को यहाँ ले आओ। Ready? सर, पूछताछ से पता चला कि निधि रोज शाम को कपड़े कलेक्ट करने के लिए टेरेस जाती थी और आज भी गई। लेकिन उसके पहले बिंदिया और सुरेश की मां ने उसे अपने और राजू के अफेयर के बारे में इतना कुछ सुना दिया कि काफी दुखी हो गई। इस बेशरम औरत से क्या बात कर रही हो माँ? मैं तो कहती हूँ इसे और इन दोनों बच्चों को घर से धक्के मार के बाहर निकाल देते हैं। और कौन जाने कि ये दोनों बच्चे सुरेश भाई के हैं या फिर उस कमीने राजीव के। जा, दूर हो जा मेरी नजरों से। तो हो सकता है उसी दुख में उसने टेरेस से कूद के सुसाइड कर लिया। गायकवाड़, पिछले 10 साल से बिना अपने पति की परवाह किए, बिना अपने बच्चों की परवाह किए, ये अपने भाई के साथ अफेयर चला रही थी। आज अचानक से इसके मन में गिल्ट आ गया और इसने सुसाइड कर लिया। राणे, जरा पूरे घर की तलाशी लो, अगर कुछ भी सस्पिशियस मिलता है तो जब्त कर लो। मैडम, आप जरा बॉडी चेक कीजिए। एक बात बताओ गायकवाड़, जब ये वारदात हुई तब घर में कौन कौन था? सुरेश की माँ,
उसकी बहन बिंदिया, दोनों बच्चे आरव और ऋषि। ऊपर जाने का ये एक ही रास्ता है? नहीं सर, सिर्फ अंदर से। ये नीचे कूदी नहीं है गायकवाड़, इसे किसी ने धक्का दिया है, क्योंकि अगर ये खुद कूद जाती तो इतनी दूर जाकर नहीं गिरती, यही नीचे ही गिरती। लेकिन निधि को धक्का किसने दिया होगा? वैसे उसको मारने का मोटिव शांति देवी के पास भी हो सकता है, बिंदिया के पास भी हो सकता है। मासी मासी आरव, ये लॉकेट तुम्हारी है? मेरा लॉकेट? हाँ, ये लॉकेट तुम्हारा है और ये लॉकेट मुझे छत पर पड़ा हुआ मिला। ये लॉकेट वहां कैसे पहुंचे? अंकल, मैं अपना और ऋषि के कपड़े लेने गया था। लेकिन ये काम तो रोज तुम्हारी माँ करती थी, तो आज तुम क्यों गए? हम बैग पैक कर रहे थे, हम मम्मी को छोड़ के मासी के पास रहने जा रहे थे। आरव सच कह रहा है सर, इसने मुझे फोन करके यहाँ जो कुछ भी हुआ वो सब बताया था। ये दोनों निधि को छोड़कर मेरे पास आकर रहना चाहते थे। मैंने कहा कि मैं आती हूँ, बात करती हूँ। मैं नहीं चाहती थी कि आरव और ऋषि निधि को छोड़कर जाए। जब आरव ने फोन किया कभी आ जाती तो आज शायद निधि से क्या होती। आरव, अब मुझे बिल्कुल सच सच बताओ कि जब तुम ऊपर गए तब क्या हुआ? मैं ऋषि और मेरे कपड़े लेने गया था, फिर आवाज आई। मैं इस बार झूठ नहीं बोल रहा। चुप हो जा बेटी। एक बात बताइए, आपके किचन में जो पीछे का दरवाजा है ये हमेशा खुला ही रहता है? नहीं, बंद ही रहता है। तो फिर आज ये दरवाजा खुला क्यों है? किसने खोला? सर पता नहीं। फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक भी निधि की बॉडी जिस पोजीशन में पड़ी हुई पाई गई थी वो पोजीशन कूदने की वजह से ना होकर किसी ने धक्का मारकर गिराने की वजह से ही हुई थी। निधि को छत से धक्का किसने मारा था? क्या आरव ने? आरव ने अपने माता पिता दोनों का खून कर दिया था। इस बात पर यकीन करना बहुत मुश्किल था कि एक छोटा सा बच्चा इतना रूथलेस हो सकता है। और तभी हमें इस केस में दो बड़ी लीड्स मिली जो हमें इस केस को सॉल्व करने के बहुत ही नजदीक ले गई। तभी हमें इस केस में दो बड़ी लीड्स मिली जो हमें इस केस को सॉल्व करने के बहुत ही नजदीक ले गई। एक बात बताइए सुनीता जी, जिस दिन निधि का मर्डर हुआ उस दिन हम वहां पहुंचे और हमारे बाद आप वहां पहुंचे, राइट? जी। झूठ बोल रही हैं आप निधि के घर पर शुरू से ही मौजूद थी। ये है आपकी मोबाइल लोकेशन, इसमें साफ पता चल रहा है कि आप बहुत पहले से ही उस घर में मौजूद थी। यह आपकी फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट है। निधि के घर में जो पीछे वाला दरवाजा है उसके बाहर के हैंडल पर आपके फिंगरप्रिंट्स हैं और अंदर वाले हैंडल पर आरव के। आप उस दिन निधि के घर पर पीछे के दरवाजे से गए थे। एक और बात, सुरेश जायसवाल का जिस दिन मर्डर हुआ था उस दिन उसको गोखले चौक के एक पीसीओ से फोन आया था। रिकॉर्ड दिखाओ। उस पीसीओ के आसपास की सीसीटीवी फुटेज हमें मिली है और उस सीसीटीवी फुटेज में ये आप हैं। इसी पीसीओ से थोड़ी सी दूर पर एक सुनसान जगह है जहां पर हमें सुरेश जायसवाल के सूखे हुए खून के धब्बे मिले थे। और ये है आपके कॉल रिकॉर्ड्स। आप उस दिन उस जगह पर मौजूद थी। सुरेश जायसवाल की मौत 15 मिनट तक खून के बहने की वजह से हुई है।
और आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, उस सुनसान जगह से लेकर सुरेश के घर तक पहुंचने में लगभग उतना ही टाइम लगता है। अब मैं तुमसे ये जानना चाहता हूं सुनीता कि ये दोनों खून तुमने क्यों किए? मैंने आरव और ऋषि को आने के लिए ये सब किया, उनकी ममता में किया। ये कैसी ममता है तुम्हारी? जिन दो बच्चों से तुम बेहद प्यार करती थी, तुमने उन्हीं दो बच्चों को अनाथ बना दिया और उनको अनाथ बनाने के बाद तुम उन्हें अपनाना चाहती थी। हाँ, मेरी शादी के 1 साल के अंदर ही मैं प्रेग्नेंट हो गई, फिर मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई और मेरा मिसकैरेज हो गया। डॉक्टर्स ने मुझे कहा कि मैं फिर से मां नहीं बन सकती। मेरा लगाव आरव और ऋषि की तरफ बढ़ने लगा। मैं उन्हें अपने बच्चों की तरह देखने लगी और वो लोग भी मुझे अपने माँ बाप से ज्यादा प्यार करते थे। और मुझे निधि और राजीव के बारे में भी पता चल गया था। निधि और सुरेश के झगड़ों के बारे में मुझे बच्चों ने बताया। मैंने तभी डिसाइड कर लिया कि मैं इन दोनों को मारकर मैं बच्चों को अपने साथ ले जाऊंगी। गोखले चौक के पीसीओ से मैंने फोन करके कहा कि जरूरी बात करनी है। ये कहकर मैंने सुरेश को वहां बुलाया। मुझे डर था कि अगर सुरेश बच गया तो वो सबको मेरे बारे में बता देगा, लेकिन वो मर गया। अब निधि की बारी थी। मुझे पता था कि निधि रोज शाम को छत पर कपड़े लेने जाती थी, लेकिन मैं सबकी नजरों से बचकर वहां जाना चाहती थी। मैंने आरव से झूठ बोला कि मैं उसकी मम्मी से बात करने आ रही हूँ, पीछे का दरवाजा खुला रखे। फिर मैं उस दरवाजे से चुपचाप छत पर चली गई और आरव के जाने का वेट किया और उसके जाने के बाद चुपचाप उसी दरवाजे से बाहर निकल गई। उसके बाद मैं आप लोगों के आने के बाद वहां पहुंची ताकि सबको यही लगे कि मैं तभी पहुंची थी और किसी को मुझ पर शक ना हो। मैंने ये सब आरव और ऋषि के लिए की, लेकिन शायद मेरी किस्मत में वो है ही नहीं। सुरेश जायसवाल और निधि जायसवाल के मर्डर के जुर्म में मैं तुम्हें अरेस्ट करता हूँ सुनीता। क्यों जाना? ये एक ऐसा केस था जिसमें एक छोटे से बच्चे से लेकर बड़ों तक सारे सस्पेक्ट्स थे, लेकिन अंत में जो गुनहगार निकला उस पे पूरी केस के दौरान हमारी कभी नजर ही नहीं पड़ी थी। एक सीधी साधी दिखने वाली औरत ने अपनी ही बहन और जीजा का खून कर दिया था उनके बच्चों को हथियाने के लिए। उसकी ये वाहियात इच्छा उसके लिए गुनाह की सबसे पहली दस्तक थी। उसे वो समझ नहीं पाई और अपने आप के लिए उसने जेल का रास्ता चुन लिया। खैर, मैं सीनियर इंस्पेक्टर राजेश यादव आपसे विदा लेता हूँ। दोबारा मिलूंगा, तब तक सतर्क रहिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक, क्योंकि मकसद बताना नहीं, बचाना है। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के ऐसे ही मजेदार एपिसोड्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें